लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 22वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक पखवाड़ा बीत गया। संध्या समय था। शहरों में बर्फ की दुकानों पर जमघट होने लगा था। हुक्के और सिगरेट से लोगों को अरुचि होती जाती थी। ज्वाला सिंह लखनपुर से मौके की जांच करके लौटे थे और कुर्सी पर बैठे हुए ठंडा शरबत पी रहे थे कि शीलमणि ने आकर पूछा, दोपहर को कहाँ गए थे? ज्वाला, बाबू प्रेमशंकर का मेहमान रहा। वो अभी देहात में ही है। शील, अभी तक बीमारी का जोर कम नहीं हुआ? ज्वाला, नहीं, अब कम हो रहा है। वो पूरे 15 दिन से देहातों में दौरे कर रहे हैं। एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। गांव की जनता उनको पूजती है। बड़े बड़े हाकिम का भी इतना सम्मान न होगा। ना जाने इस तपन में उनसे कैसे रहा जाता है। न पंखा, न टट्टी, न शरबत, न बर्फ। बस पेड़ के नीचे एक झोपड़े में पड़े रहते हैं। मुझसे तो वहां एक दिन भी न रहा जाए। शील, परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं। क्या हुआ, तुमने मौका देखा? ज्वाला, हाँ, खूब देखा। जिस बात का संदेह था वही सच्ची निकली। ज्ञानशंकर का दावा बिल्कुल निस्सार है। उसके मुख्तार और चपरासियों ने मुझे बहुत कुछ चकमा देना चाहा, लेकिन मैं उन लोगों के हथखंडों को खूब जान गया हूं। बस हाकिमों को धोखा देकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। जरा इस भलमनसाहत को देखो कि असामियों के तो जान के लाले पड़े हुए हैं और इन्हें अपने प्याले भर खून की धुन सवार है। इतना भी नहीं हो सकता कि जरा गांव में जाकर गरीबों को तसल्ली तो करते। इन्हीं का भाई है कि जमींदारी पर लात मारकर दीनों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। और एक ये महापुरुष हैं कि दीनों की हत्या करने से भी नहीं हिचकते। मेरी निगाह में तो अब इनकी आधी इज्जत भी नहीं रही, खाली ढोल है। शील, तुम जिसकी बुराई करने लगते हो उसकी मिट्टी पलीत कर देते हो। मैं भी आदमी पहचानती हूं। ज्ञानशंकर देवता नहीं, लेकिन जैसे सब आदमी होते हैं वैसे ही वो भी हैं। खामोखा दूसरे से बुरे नहीं। ज्वाला, तुम उन्हें जो चाहे समझो, पर मैं तो उन्हें क्रूर, महालोभी और दुरात्मा समझता हूं। शील, तब तो तुम उनका दावा अवश्य ही खारिज कर दोगे? ज्वाला, कदापि नहीं। मैं ये सब जानते हुए भी उन्हीं की डिग्री करूंगा, चाहे अपील से मेरा फैसला मनसूख हो जाए। शील, प्रसन्न होकर, हाँ, बस मैं भी यही चाहती हूं। तुम अपनी सी कर दो, जिसमें मेरी बात बनी रहे। ज्वाला, लेकिन ये सोच लो कि तुम अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ ले रही हो। लखनपुर में प्लेग का भयंकर प्रकोप हो रहा है। लोग तबाह हुए जाते हैं। खेत काटने की भी किसी को फुर्सत नहीं मिलती। कोई घर ऐसा नहीं जहां से शोक विलाप की आवाज न आ रही हो। घर के घर अंधेरे हो गए। कोई नाम लेने वाला भी न रहा। उन गरीबों में अब अपील करने की सामर्थ्य नहीं। ज्ञानशंकर डिक्री पाते ही जारी कर देंगे। किसी के बैल नीलाम होंगे, किसी के घर बिकेंगे, किसी की फसल खेत में खड़ी खड़ी कौड़ियों के मोल नीलाम हो जाएगी। ये दीनों की हाय किस पर पड़ेगी? ये खून किसकी गर्दन पर होगा? मैं बदनामी से नहीं डरता, लेकिन अन्याय और अनर्थ से मेरे प्राण कांपते हैं। शीलमणि ये व्याख्यान सुनकर कांप उठी। उसने इस मामले को इतना महत्वपूर्ण न समझा था। उसका मौन व्रत टूट गया। बोली, यदि ये हाल है तो आप वही कीजिए जो न्याय और सत्य कहे। मैं गरीबों की आह नहीं लेना चाहती। मैं क्या जानती थी कि जरा से दावे का ये भीषण परिणाम होगा। ज्वाला सिंह के हृदय पर से एक बोझ सा उतर गया। शीलमणि को अब तक वो न समझे थे। बोले, विद्यावती के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगी? शीलमणि, विद्यावती ऐसे क्षुद्र विचारों की स्त्री नहीं है, और अगर वो इस तरह मुझसे रूठ भी जाए तो मुझे चिंता नहीं। मैत्री के पीछे क्या गरीबों का गला काट लिया जाए? मैं तो समझती हूं वो ज्ञानशंकर से चिढ़ती है। जब कभी उन्होंने मुझसे इस दावे की चर्चा की, वो मेरे पास से उठकर चली गई है। उनकी माया लिप्सा उसे एक आंख नहीं भाती। दावा खारिज होने की खबर सुनकर वो मन में प्रसन्न होगी। ज्वाला, उस पर आपका दावा है कि गायत्री के इलाके का प्रबंध करेंगे। उसकी इनसे एक दिन भी न निभेगी। वो बड़ी दयावती है। शीलमणि, दावा खारिज करने पर वो अपील कर दें तो? ज्वाला, हाँ, बहुत संभव है, अवश्य करेंगे। शील, और वहां से इनका दावा बहाल हो सकता है? ज्वाला, हाँ, हो सकता है। शील,
तब तो वो गरीब खेतीहरों को और भी पीस डालेंगे। ज्वाला, हाँ, ये तो उनकी प्रकृति ही है। शील, तुम खेतीहरों की कुछ मदद नहीं कर सकते? ज्वाला, ना, ये मेरे अख्तियार से बाहर है। शील, किसानों को कहीं से धन की सहायता मिल जाए तब तो वो ना हारेंगे। ज्वाला, हार जीत तो हाकिम के निश्चय पर निर्भर है। हाँ, उन्हें मदद मिल जाए तो वो अपने मुकदमे की पैरवी अच्छी तरह कर सकेंगे। शील, तो तुम कुछ रुपए क्यों नहीं दे देते? ज्वाला, वाह, जिस अन्याय से भागता हूं वही करूं। शील, प्रेम शंकर जी बड़े दयालु हैं, उनके पास रुपए हों तो वो खेतीहरों की मदद करेंगे। ज्वाला, मेरे विचार से वो इस न्याय के लिए अपने भाई से बैर न करेंगे। इतने में बाहर कई मित्र आ गए। ग्वालियर का एक नामी जलतरंगिया आया हुआ था। क्लब में उसका गाना होने वाला था। लोग क्लब चल दिए। दूसरी तारीख पर ज्ञानशंकर का मुकदमा पेश हुआ। ज्वाला सिंह ने फैसला सुना दिया। उनका दावा खारिज हो गया। ज्ञानशंकर उस दिन स्वयं कचहरी में मौजूद थे। ये फैसला सुना तो दांत पीस कर रह गए। क्रोध में भरे हुए घर आए और विद्या पर जले दिल के फपोले फोड़े। आज बहुत दिनों के बाद लाला प्रभाशंकर के पास गए और उनसे भी इस सद्व्यवहार का रोना रुआए। एक सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा। शहर में ऐसा कोई परिचित आदमी न था जिससे उन्होंने ज्वाला सिंह के कपट व्यवहार की शिकायत न की हो। यहां तक कि रिश्वत का दोषारोपण करने में भी संकोच न किया और उन्हें शब्दाघातों से ही तस्कीन न हुई, कलम की तलवार से भी चोटें करनी शुरू की। कई दैनिक पत्रों में ज्वाला सिंह की खबर ली। जिस पत्र में देखिए उसी में उनके विरुद्ध कालम के कालम भरे रहते थे। एंग्लो इंडियन पत्रों को हिंदुस्तानियों की अयोग्यता पर टिप्पणी करने का अच्छा अवसर हाथ आया। 1 महीने तक यही रौला मचा रहा। ज्वाला सिंह के जीवन का कोई अंग कलंक और अपवाद से न बचा। एक संपादक महाशय ने तो यहां तक लिख मारा कि उनका मकान शहर भर के रसिक जनों का अखाड़ा है। ज्ञानशंकर के रचना कौशल ने उनके मनोमालिन्य के साथ मिलकर ज्वाला सिंह को अत्याचार और अविचार का काला देव बना दिया। बेचारे लेखों को पढ़ते थे और मन ही मन ऐंठ कर रह जाते थे। अपनी सफाई देने का अधिकार न था। कानून उनका मुंह बंद किए हुए था। मित्रों में ऐसा कोई न था जो पक्ष में कलम उठाता। सत्यासत्य का निर्णय किए बिना अधिकारियों पर छींटे उड़ाने में ही अपना गौरव समझते थे। घर से निकलना मुश्किल हो गया। शहर में जहां देखिए यही चर्चा थी। लोग उन्हें आते जाते देखकर खुले शब्दों उनका उपहास करते थे। अफसरों की निगाह भी बदल गई। जिलाधीश से मिलने गए। उसने कहला भेजा मुझे फुर्सत नहीं है। कमिश्नर एक बंगाली सज्जन थे, उनके पास फरियाद करने गए। उन्होंने सारा वृत्तांत बड़ी सहानुभूति के साथ सुना, लेकिन चलते समय बोले, यह असंभव है कि इस हलचल का आप पर कोई असर न हो। मुझे शंका है कि कहीं ये प्रश्न व्यवस्थापक सभा में न उठ जाए। मैं यथाशक्ति आप पर आंच न आने दूंगा, लेकिन आपको न्यायोचित समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग फूलों की सेज नहीं है। एक दिन ज्वाला सिंह इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठे हुए थे कि प्रेमशंकर आए। ज्वाला सिंह दौड़कर उनके गले लिपट गए। आंखें सजल हो गईं, मानो अपने किसी परम हितैषी से भेंट हुई हो। कुशल समाचार के बाद पूछा, देहात से कब लौटे? प्रेमशंकर, आज ही आया हूं। पूरे 1.5 महीने लग गए। 2-3 दिन का इरादा करके घर से चला था। हाजीगंज वाले बार बार बुलाने न जाते तो मैं जेठ भर वहां और रहता। ज्वाला, बीमारी की क्या हालत है? प्रेम, शांत हो गई है। ये कहिए, समाचार पत्रों में क्या हड़बोंग मचा हुआ है? मैंने तो आज देखा। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कुछ खबर ही न थी। ये मंडली तो बेतरह आपके पीछे पड़ी हुई है। ज्वाला, उनकी कृपा है और क्या कहूं। प्रेम, मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये ज्ञानशंकर के दावे को खारिज कर देने का फल है। ज्वाला, बाबू, ज्ञानशंकर से कभी ऐसी आशा न थी कि मुझे अपना कर्तव्य पालन करने का ये दंड दिया जाएगा। अगर वो मेरी न्याय और अधिकार संबंधी बातों पर आघात करते तब भी मुझे खेद न होता। मुझे अत्याचारी कहते, जुल्मी कहते, निरंकुश सिद्ध करते, हम इन आक्षेपों के आदी होते हैं। दुख इस बात का है कि मेरे चरित्र को कलंकित किया गया है। मुझे अगर किसी बात का घमंड है तो वो अपने आचरण का है। मेरे कितने ही रसिक मित्र मुझे वैरागी कहकर चढ़ाते हैं। यहां मैं कभी थिएटर देखने नहीं गया, कभी मेला तमाशा तक नहीं देखा। बाबू ज्ञानशंकर इस बात से भली भांति परिचित हैं।
लेकिन मुझे सारे शहर के छैलों का नेता बनाने में उन्हें लेश मात्र संकोच न हुआ। इन आक्षेपों से मुझे इतना दुख हुआ है कि उसे प्रकट नहीं कर सकता। कई बार मेरी इच्छा हुई कि विष खा लूं। आपसे मेरा परिचय बहुत थोड़ा है, लेकिन मालूम नहीं क्यों जी चाहता है कि आपके सामने हृदय निकाल कर रख दूं। मैंने कई बार जहर खाने का इरादा किया, किंतु ये सोचकर कि कदाचित इससे इन आक्षेपों की पुष्टि हो जाएगी, रुक गया। ये भय भी था कि शीलमणि रो रो कर प्राण न त्याग दे। सच पूछिए तो उसी के श्रद्धामय प्रेम ने अब तक मेरी प्राण रक्षा की है। अगर वो एक क्षण के लिए भी मुझसे विमुख हो जाती तो मैं अवश्य ही आत्मघात कर लेता। ज्ञानशंकर मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं और वो बरसों तक भाइयों की भांति रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मेरे हृदय में मर्म स्थान कहाँ है। इसी स्थान को उन्होंने अपनी कलम से बेधा और मेरी आत्मा को सदा के लिए निर्बल बना दिया। प्रेम, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इन पत्रों पर मानहानि का अभियोग चलाइए। इसके सिवा अपने को निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि ज्ञानशंकर पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए। मैं स्वयं सहिष्णुता का भक्त हूं, लेकिन यह संभव है कि कोई मेरे चरित्र पर मिथ्या कलंक लगाए और मैं मौन धारण किए बैठा रहूं। आप वकीलों से सलाह लेकर अवश्य मानहानि का मुकदमा चलाइए। ज्वाला सिंह कुछ सोचकर बोले, और भी बदनामी होगी। प्रेम, कदापि नहीं। आपको इन मिथ्याक्षेपों के प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा और जनता की दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसी दशा में आपका चुप रह जाना अक्षम्य ही नहीं, दूषित है। ये न समझिए कि मुझे ज्ञानशंकर से द्वेष या अपवाद से प्रेम है। मैं इस मामले को केवल सिद्धांत की निष्पक्ष दृष्टि से देखता हूं। मान रक्षा हमारा धर्म है। ज्वाला, मैं नतीजे को सोचकर कातर हो जाता हूं। बाबू ज्ञानशंकर का फंस जाना निश्चित है। मुमकिन है जेल की नौबत आए। वो आत्मिक कष्ट मेरे लिए इससे कहीं असह्य होगा। जिससे बरसों तक भ्रातृ प्रेम रहा, जिससे दांत काटी रोटी थी, उससे मैं इतना कठोर नहीं हो सकता। मैं तो इस विचार मात्र ही से कांप उठता हूं। इन आक्षेपों से मेरी केवल इतनी हानि होगी कि यहां से तब्दील हो जाऊंगा या अधिक से अधिक पदच्युत हो जाऊंगा, परंतु ज्ञानशंकर तबाह हो जाएंगे। मैं अपने दुरावेशों को पूरा करने के लिए उनके परिवार का सर्वनाश नहीं कर सकता। प्रेमशंकर ने ज्वाला सिंह को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। इस आत्मोत्सर्ग के सामने उनका सिर झुक गया। हृदय सदनुराग से परिपूर्ण हो गया। ज्वाला सिंह के पैरों पर गिर पड़े और सजल नेत्र होकर बोले, भाई जी, आपको परमात्मा ने देव स्वरूप बनाया है। मुझे अब तक न मालूम था कि आपके हृदय में ऐसे पवित्र और निर्मल भाव छिपे हुए हैं। ज्वाला सिंह झिझक कर पीछे हट गए और बोले, भैया, ईश्वर के लिए ये अन्याय न कीजिए। मैं तो अपने को इस योग्य भी नहीं पाता कि आपके चरणारविंद अपने माथे से लगाऊं। आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। प्रेमशंकर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन्हीं पत्रों में इन आक्षेपों का प्रतिवाद कर दूं। ज्वाला सिंह वास्तव में प्रतिवाद की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, किंतु इस भय से कि कहीं मेरी सम्मति मुझे उच्च पद से गिरा न दे, जो मैंने अभी प्राप्त किया है, इंकार करना ही उचित जान पड़ा। बोले, जी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। प्रेमशंकर के चले जाने के बाद ज्वाला सिंह को खेद हुआ कि प्रतिवाद का ऐसा उत्तम अवसर हाथ से निकल गया। अगर इनके नाम से प्रतिवाद निकलता तो ये सारा मिथ्या जाल मकड़ी के जाल के सदृश कट जाता। पर अब तो जो हुआ सो हुआ। एक साधु पुरुष के हृदय में स्थान तो मिल गया। प्रेमशंकर घर तक जाने का विचार करके हाजीपुर से चले थे। महीनों से घर का कुशल समाचार न मिला था, लेकिन यहां से उठे तो 9 बज गए थे। जेठ की लू चलने लगी थी। घर से हाजीपुर लौट जाना दुस्तर था, इसलिए किसी दूसरे दिन आने का इरादा करके लौट पड़े। लेकिन ज्ञानशंकर को चैन कहाँ। उन्हें ज्यों ही मालूम हुआ कि भैया देहात से लौट आए हैं, वो उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। ज्वाला सिंह को उनकी नजरों में गिराना आवश्यक था। संध्या समय था। प्रेमशंकर अपने झोंपड़े के सामने वाले गमलों में पानी दे रहे थे कि ज्ञानशंकर आ पहुंचे और बोले, क्या मजूर कहीं चला गया है? प्रेमशंकर, मैं भी तो मजूर ही हूं। घर पर सब कुशल है ना? ज्ञान, जी हाँ, सब आपकी दया है। आपके यहां तो कई मजूर हलवाहे होंगे, क्या वो इतना भी नहीं कर सकते कि इन गमलों को सींच दें? आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है। प्रेम, मुझे उनसे काम लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो मेरे निज के नौकर नहीं है। मैं तो केवल यहाँ का निरीक्षक हूं, और फिर मैंने अमेरिका में तो हाथों से बर्तन धोए हैं, होटलों की मेजें साफ की हैं।
सड़कों पर झाड़ू दी है। यहां आकर मैं कोई और तो नहीं हो गया। मैंने यहां कोई खिदमतगार नहीं रखा है, अपना सब काम कर लेता हूं। ज्ञान, तब तो आपने हद कर दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं? प्रेम, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, इसके विरुद्ध आचरण करने में अलबत्ता कष्ट होगा। मेरी आदत ही ऐसी पड़ गई है। ज्ञान, ये तो आप मानते हैं कि आत्मिक उन्नति की भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं। प्रेम, मैंने इस विषय में कभी विचार नहीं किया और न अपना कोई सिद्धांत स्थिर कर सकता हूं। उस मुकदमे की अपील अभी दायर की या नहीं? ज्ञान, जी हां, दायर कर दी। आपने ज्वाला सिंह की सज्जनता देखी? ये महाशय मेरे बनाए हुए हैं। मैंने ही उन्हें रट रटा के किसी तरह बीए कराया। अपना हर्ज करता था, पर पहले इनकी कठिनाइयों को दूर कर देता था। इस नेकी का इन्होंने ये बदला दिया। ऐसा कृतघ्न मनुष्य मैंने नहीं देखा। प्रेम, पत्रों में उनके विरुद्ध जो लेख छपे थे वो तुम्ही ने लिखे थे? ज्ञान, जी हां, जब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तब मैं क्यों उनसे रियायत करूं? प्रेम, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल न्याय विरुद्ध था। उन्होंने जो कुछ किया न्याय समझकर किया। उनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना न था। तुमने केवल उनका अनिष्ट करने के लिए आक्षेप किए। ज्ञान, जब आपस में अदावत हो गई तब सत्यासत्य का विवेचन कौन करता है? धर्मयुद्ध का समय अब नहीं रहा। प्रेम, तो ये सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है? ज्ञान, जी हां, आपके सामने, लेकिन दूसरों के सामने। प्रेम, बात काटकर, वो मानहानि का दावा कर दें तो? ज्ञान, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और उनमें हिम्मत का नाम नहीं। ये सब रोब दाब दिखाने को ही है। अपील का फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो अभी उनकी और खबर लूंगा। जाते कहाँ हैं? और कुछ न हुआ तो बदनामी के साथ तब्दील तो हो ही जाएंगे। अब की तो आपने लखनपुर की खूब सैर की। असामियों ने मेरी खूब शिकायत की होगी। प्रेम, हाँ, शिकायत तो सभी कर रहे हैं। ज्ञान, लड़ाई दंगे का तो कोई भय नहीं है। प्रेम, मेरे विचार में तो इसकी संभावना नहीं है। ज्ञान, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इस विषय में हम लोगों में मतभेद हैं, और ये स्वाभाविक ही है क्योंकि आप अपने मनोगत भावों को छुपा नहीं सकते, तो वो और भी शेर हो जाएंगे। प्रेम, हंसकर, तो इससे हानि क्या होगी? ज्ञान, आपके सिद्धांतों के अनुसार तो कोई हानि न होगी, पर मैं कहीं का न रहूंगा। इस समय मेरे हित के लिए अत्यावश्यक है कि आप उधर आना जाना कम कर दें। प्रेम, क्या तुम्हें संदेह है कि मैं असामियों को उभाड़कर तुमसे लड़ाता हूं? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है? मुझे लखनपुर के ही नहीं, सारे देश के कृषकों से सहानुभूति है, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि मुझे जमींदारों से कोई द्वेष है। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं उधर न जाऊं तो यही सही। अब से कभी न जाऊंगा। ज्ञानशंकर को इत्मीनान तो हुआ, पर वो इसे प्रकट न कर सके। मन में लज्जित थे। अपने भाई की रजुवृत्ति के सामने उन्हें अपनी तमोवृत्ति बहुत ही निकृष्ट प्रतीत होती थी। वो कुछ देर तक कपास और मक्का के खेतों को देखते रहे, जो यहां बहुत पहले ही बो दिए गए थे। फिर घर आ गए। श्रद्धा के बारे में न प्रेम शंकर ने कुछ पूछा और न उन्होंने कुछ कहा। श्रद्धा अब उनकी प्रेयसी नहीं, उपास्य देवी थी। दूसरे दिन 10 बजे डाकिये ने उन्हें एक रजिस्टर्ड लिफाफा दिया। उन्होंने विस्मित होकर लिफाफे को देखा। पता साफ लिखा हुआ था। खोला तो 500 रुपये का एक करेंसी नोट निकला। एक पत्र भी था जिसमें लिखा हुआ था, लखनपुर वालों की सहायता के लिए ये रुपए आपके पास भेजे जाते हैं। ये आप अपील की पैरवी करने के लिए उन्हें दे दें। इस कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रेमशंकर सोचने लगे, इसका भेजने वाला कौन है? यहां मुझे कौन जानता है? कौन मेरे विचारों से अवगत है? किसे मुझ पर इतना विश्वास है? इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता था ज्वाला सिंह, किंतु मन इस उत्तर को स्वीकार न करता था। अब उन्हें ये चिंता लगी कि ये रुपए क्यों कर भेजूं। ज्ञानशंकर को मालूम हो गया तो वो समझेंगे मैंने स्वयं असामियों को सहायता दी है। उन्हें कभी विश्वास न आएगा कि ये किसी अन्य व्यक्ति की अमानत है। यदि असामियों को न दूं तो महान विश्वासघात होगा। इसी हैस बैस में शाम हो गई और लाला प्रभाशंकर का शुभागमन हुआ। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 22वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।